so much fun. हेलो स्टूडेंट्स, तो देखें आज हमारे चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके थ्रू आउट आगे दोनों साल काम में आने वाले हैं। 11 12 दोनों के ही फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ ही ये कई बार आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इन फिजिक्स के अंदर भी काम में आ सकते कई जगह पर, है ना। चलिए कुछ भी हम शुरू करें उससे पहले पुराना हिसाब हमें चुकता करना होगा, तो हिसाब करते हैं बराबर। और शायद यहाँ कोई टेक्निकल एरर आ चुकी है। चाइनीज माल क्या बराबर, और शायद यहाँ कोई टेक्निकल एरर आ चुकी है। चाइनीज माल
खैर, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सोडियम रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म Na2 एंड Na2O2। ये मैंने आपको लास्ट क्लास दिया था। आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसको आपने एयर पे एक्सपोज किया है। कैलकुलेट मोलर कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर फॉर्म व्हेन 4.6 kg Na। थोड़ा ध्यान दें इसके ऊपर। 4.6 kg को आप ग्राम में बदलो तो ये 4600 ग्राम डिवाइड बाय सोडियम का एटॉमिक मास 23। आपके पास 200 मोल तो है सोडियम, ठीक। और O2 1792, 1 atm 273 है। इसको आप 22.4 से डिवाइड करो तो 10 को भेज दो ऊपर, 22.4 के 10 को। 8 है ना, तो ये आपको मिल जाएगा 80 मोल्स। सही है। चलिए, तो ये हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास 200 मोल्स तो है Na, 80 मोल्स है O2। फिर से बात वही है, दो तरीके हैं। अब मैं आपको सेकंड तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो आप रिएक्शन को दो पार्ट में लिख लें। पहले Na और O2 रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, Na2O। और फिर ये जो Na2O है ये फर्दर O2 से रिएक्ट करके क्या बना सकता है, Na2O2। लगाएं हिसाब, 2Na प्लस हाफ O2 से बनेगा Na2O, और Na2O प्लस हाफ O2 से बन जाएगा Na2O2। सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। सोडियम में कितने मोल्स हैं आपके पास, 200, और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं, 80 होगा। तो 200 बाय 200 ये बन जाएगा 160। तो ये हो गया आपका Lr। ये Lr तो ये 0। देखो ध्यान से देखना, 2 के लिए काम में आता है हाफ, आता है ना। 2 के लिए हाफ, विदाउट 200 के लिए कितना काम में आएगा, हाँ 2 के लिए हाफ काम में आना। 200 के लिए क्या होगा, 100 का, ये कितना 50 काम में आएगा ना। 2 के लिए काम में आ जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा अपने को। 2 के लिए हाफ, 1 के लिए हो गया 1/4। हाँ, तो इसके लिए काम में आ जाएगा 50। सही है। 2 के लिए हाफ है ना, तो 200 के लिए हाफ का मतलब कितना हो गया, 0.5, ठीक है ना। तो 0.5 के हिसाब से मतलब 50 काम में आ जाएगा आपका, है ना। इंटू 100 कर दोगे आप तो, या नॉर्मल तरीके से निकाल लो। 2 के लिए हाफ, 1 के लिए 1/4, 200 के लिए 50। चलिए, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 30 मोल तो बच जाएगा O2। और देखो 2 से बन रहा है 1, तो 200 से कितना बन जाएगा आपका, 100 मोल बन जाएगा। सही है। बताओ अगली रिएक्शन होगी ना। तो अगली रिएक्शन होगी, तो अगली रिएक्शन में इसके काम में आएंगे 100 मोल, इसके काम में आएंगे 30 मोल। और अब O2 हो चुका है Lr/60 बनेगा। चलिए, ये खत्म। हाफ के लिए 1, तो 1 के लिए डबल यानी 60 मोल काम में आ जाएगा। तो एक तो आपके पास बचेगा 40 मोल Na2O, और क्या बनेगा, 60 मोल Na2O2। ये आपके फाइनल मिक्सचर का कॉम्पोजिशन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा। सही है ना। चलिए, तो ये था अपना लास्ट क्लास का पार्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे।
और अब आप हेडिंग डालें नए टॉपिक पर, हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। आओ डिस्कस करते हैं क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और क्या क्या ऐसी चीजें जो हमें यहाँ पे सीखनी है, जिनसे हमें यहाँ पर डील करना होगा। चलिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं ये सीखने से पहले हम सीखते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट कौन होता है, सॉल्वेंट। तो सबसे पहली और काम की चीज कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, बचपन से लेकर आज तक आप पढ़ते आए हो, इट इज द कंपोनेंट which is generally present in small amount या lesser amount। अभी अमाउंट भी स्पेसिफाइड नहीं था, आपको क्लास में लिखवाया था कि अमाउंट मास मोल्स किसके टर्म्स में लिखना है वो भी आपको सीखना होगा। सिमिलरली सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज द कंपोनेंट which is generally present in large amount। अब देखिए, लार्ज अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मोल्स हो सकता है। इसका मास देख रहे हो तो इसका भी मास देखो, उसका मोल्स देख रहे हो तो उसका भी मोल्स देखो, उसका वॉल्यूम देख रहे हो तो उसका भी वॉल्यूम देखो। सेम यूनिट स्केल पे आपको कंपेयर करना चाहिए। लेकिन ये जो आपने डेफिनेशन सीखी पढ़ी है, ये हर जगह वैलिड नहीं है। हाँ, ये हर जगह वैलिड नहीं है, कई जगह आप इसके अंदर गलती कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि 5 ग्राम शुगर और 100 ml वाटर, बताओ कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट। तो दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ कि शुगर क्या है, सोल्यूट है, और वाटर यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है। वेरी गुड। चलिए, अब मैं कहानी थोड़ी सी चेंज करता हूं। मैं आपसे बोलता हूं 500 ग्राम नहीं, किलोग्राम शुगर, हाँ, और 100 ml वाटर, बताओ अब कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। क्या हुआ, चक्कर में पड़ गए? किस चक्कर में पड़ गए? वो सीखा है ना आपने, जो कम अमाउंट में है वो शुगर, और जो ज्यादा शुगर नहीं सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में वो क्या होगा आपका, सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली दिख रहा है ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब ये सॉल्वेंट होना चाहिए, और ये आपका क्या होना चाहिए, सोल्यूट। नहीं सर, बात कुछ पच नहीं रही है ना, डाइजेस्ट नहीं हो रही, होगी कैसे, क्योंकि आपको इसमें गलती दिखाई दे रही है। क्या आपने आज तक अभी ऐसा सुना है कि शक्कर में पानी घोल दो? नहीं ना, आज तक आपने सिर्फ पानी में क्या घोली होगी, शक्कर। आज तक आपने कभी नहीं सुना कि शक्कर में पानी घोल दो। आपका दिल, आपका जो मन है, वो जो अंदर वाला चंचल मन है, आपके अंतरात्मा आपको आवाज दे ही नहीं रही है कि आप ये मान लो, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपकी डेफिनेशन तो बोल रही है कि भाई साहब ऐसा ही होता है। अब क्या करें, इसकी सुने या इसकी सुने? ध्यान से सुने, ना इसकी सुने ना इसकी सुने, मेरी सुने। देखें, ये डेफिनेशन सही है, लेकिन दीज डेफिनेशंस आर वैलिड ओनली इफ द फिजिकल स्टेट of solute, solvent and solution is same। मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, सॉल्यूशन भी लिक्विड हो, तब जाकर आप ये फंडा लगाओगे। इसको भी बताता हूं मैं आपको। लेकिन यहां देखो, यहां सॉल्यूशन इज सेम, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, सॉल्यूशन भी लिक्विड हो। तब जाकर आप ये फंडा लगाओगे। इसको भी बताता हूं मैं आपको। लेकिन यहां देखो, यहां आपके सॉल्यूट
कि फिजिकल स्टेट है सॉलिड, सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब शक्कर पानी में घुलती है तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, लिक्विड बनता है ना। तो जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा, होगा ना। अब अगर आपका फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड है तो ध्यान से देखें सॉल्वेंट की नई डेफिनेशन। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट which is generally present, which is generally present in larger amount and has the same physical state। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, same physical state as that of फाइनल सॉल्यूशन। जो फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी उसको कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। मतलब अगर दो अलग अलग फिजिकल स्टेट वाली चीजें आपने मिक्स की है तो सॉल्वेंट और फाइनल सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी, सेम। शक्कर और पानी को जब आप मिला रहे हो तो फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड बनना है, तो चाहे आप कितना भी अमाउंट ले लो, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, शक्कर यहां पर सॉल्यूट होगा और वाटर यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट। अब चाहे 5 ग्राम शक्कर लो, चाहे आप 500 किलो शक्कर लो, ये सॉल्यूट होगा और ये जो वाटर है वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट। बस डिफरेंस इतना है कि यहां पर आपको दिखेगा कि 5 ग्राम शक्कर डिसॉल्व हुई है, यहां पर जितनी डिसॉल्व होनी थी 100 ml में, मान लो 5 ही ग्राम हो सकती है मैक्सिमम, तो 5 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगी। बाकी का जो आपका 499.95 ग्राम है, 499.95 ग्राम है, बिल्कुल 995 ग्राम है, वो ऐसा ऐसा पड़ा रहेगा, वो डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि शक्कर के अंदर आपने पानी डाला है, पर आप खुद सोचो, ध्यान से सोचना, जैसे शक्कर का ढेर लगा हुआ है, जहां जहां आपने पानी डाला है वहां वहां तो लिक्विड बन चुका होगा ना। तो कभी शक्कर में पानी नहीं घुलता है, पानी में कौन घुलती है, शक्कर। क्यों, क्योंकि जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड। शक्कर सॉलिड, वाटर लिक्विड, तो चाहे आप कितना भी अमाउंट ले लो, ये जो लिक्विड वाटर है ये आपका सॉल्वेंट ही होगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो सबसे पहली चीज तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था, अगर फिजिकल स्टेट सेम हो, जैसे मैं आपसे कहूं कि 100 ml इथेनॉल अल्कोहल प्लस 10 ml वाटर, एक केस, ये चलो उल्टा लिख दिया, इसको 10 ml ले लो, इसको 100 ml ले लो, ठीक है। तो इथेनॉल को वाटर मिलाओ, फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड ही बनेगा, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, फाइनल सॉल्यूशन भी लिक्विड। अब डिपेंड करेगा अमाउंट्स पे, ये कम है ना तो ये सॉल्यूट है, और ये ज्यादा है ना तो ये क्या हो चुका है, आपका सॉल्वेंट। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 100 ml इथेनॉल प्लस 10 ml वाटर, तो अब कहानी चेंज हो जाएगी, यानी अब ये क्या होगा, सॉल्वेंट, और ये क्या होगा, सॉल्यूट। हाँ, मुझे पता है आपके वैज्ञानिक दिमाग में एक प्रश्न छा गया है कि सर अगर दोनों बराबर हो तो मेरे दोस्त टेंशन नको, आपको इनमें से जो अच्छा लगता है उसे आप सॉल्यूट मान लें और जो अच्छा लगता है उसे सॉल्वेंट मान लें, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो ऐसा बोल दो कि वाटर को इथेनॉल मिलाया है, आप चाहो तो ऐसा बोल दो कि इथेनॉल को किसमें मिलाया है, वाटर में मिलाया है।
समझ रहे हैं? तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सोल्यूशन बन रहा है, तो ये बहुत ही काम की चीज है जिसको हम कई बार काम में लेंगे कि मास ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज वॉल्यूम के लिए वैलिड नहीं है। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ये चीज आप आगे जाकर 12th क्लास में पढ़ोगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल एक ही केस में होता है जब सॉल्यूशन कैसा होता है? आइडल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है? आइडल सॉल्यूशन। तो ये आपके अभी अब आपको नहीं पढ़ना है, बस मैं आइडिया दे रहा हूं। अगर नॉन आइडल सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम कभी भी आपका इक्वल नहीं होगा। तो